द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत लाने वाला है, शायद इसका अंदाजा बीजेपी को था, लेकिन उन्होंने बाहर जनता में इस तरह का परसेप्शन नहीं बनने दिया। अब सरकार बनाने में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं, और पसीने ऐसे छूट रहे हैं कि टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी और जेडीयू नीतीश कुमार जी की पार्टी ने जो अड़ंगे अड़ाए हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि 9 तारीख को भी मोदी जी की शपथ हो सकती है। और मोदी जी की शपथ होगी या नहीं होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये राजनीति है और लोकतंत्र है भारत का, यह सब कुछ संभव है। मैं इससे पहले इसके ऊपर आपको जानकारी दूं, इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊं, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा, अपने साथियों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि रीच बहुत गिरा दी है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि लाइव टीवी के वीडियोस की हम रीच को बढ़ाएं ताकि जनता तक बात पहुंच सके। ये दैनिक भास्कर ने लिखा है कि भास्कर एक्सप्लेनर, स्पीकर और वित्त मंत्रालय क्यों मांग रहे नीतीश नायडू, बीजेपी से खौफ या कोई स्ट्रैटेजी, टीडीपी स्पीकर ने गिरवाई थी अटल सरकार। अब मैं थोड़ा आपको इसको समझा देता हूं कि पूरा विवाद क्या है। ये मीडिया में निरंतर छप रहा है कि टीडीपी की और जेडीयू की, नीतीश कुमार जी की और चंद्रबाबू नायडू जी की, दोनों की कुछ बड़ी मांगे हैं। एक ऐसा मैंडेट है जहां बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाई है, जो पिछले 2 इलेक्शंस में हुआ था। और इस बार 2 बैसाखियां जो हैं बीजेपी की, वो एक टीडीपी है और एक जेडीयू है। इन दोनों के बिना बहुमत का आंकड़ा ये छू नहीं सकता है। बहुमत कम हो जाएगा अगर दोनों का साथ छूट जाए। एक ने भी अगर साथ हटाया तो बहुत मामूली से बहुमत रह जाएगा। और इसके ऊपर इन्होंने अब जो होता है वो शुरू हो गया है कि बड़े बड़े मंत्रालय मांगे हैं और स्पीकर का पद दोनों मांग रहे हैं, स्पीकर का पद और वित्त मंत्रालय। समझिएगा इसके पूरी कहानी, आपको समझ में आएगा। स्पीकर का पद इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है और होता ही है क्योंकि जितने भी डिफेक्शंस होते हैं, कोई दल बदल का मामला होता है, तो स्पीकर का जो रोल है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। स्पीकर चाहे तो अनुमति दे, स्पीकर चाहे तो अनुमति नहीं दे, और स्पीकर की बात को स्पीकर के फैसले को काटने की बहुत ताकत सुप्रीम कोर्ट तक में नहीं है। टीडीपी हो, जेडीयू हो, कोई भी रीजनल दल हो, आज बीजेपी भरोसा करने को तैयार कोई नहीं है। जिसके साथ गए हैं उसके पार्टी को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है। तो ये नहीं चाहते कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हों कि टीडीपी के सांसदों को बीजेपी तोड़ने लगे, जेडीयू के सांसदों को बीजेपी तोड़ने लगे। ऐसे में जिसके पास स्पीकर होगा वो बीजेपी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकेगा, हाउस को सही ऑर्डर में रख सकेगा। टीडीपी चाहती है कि उसका स्पीकर का पद रहे ताकि वो अपने सांसदों को सुरक्षित रख सके और सदन को सही से चला सके। बेकार के डिफेक्शन जो बीजेपी कराती है वो नहीं हो। ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। तो साफ तौर के ऊपर दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी ने और चंद्रबाबू नायडू जी ने जो अड़ंगे अड़ाए हैं, उससे मोदी जी के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के रास्ते बड़े आसान नहीं हैं। इतनी आसानी नहीं है जितनी दिखा दी जाती है कि मोदी जी शपथ ले लेंगे 8 तारीख को, फिर कहा जाता है 9 तारीख को, और मुझे लगता है कि 9 को भी शपथ नहीं हो पाएगी। दूसरा है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वित्त मंत्रालय में एक तो बजट का इशू है, बजट का पूरा मामला है। स्पेशल स्टेटस बिहार को और आंध्रा को नहीं भी मिलता है, तो भी ये दोनों पार्टीज चाहती हैं कि वित्त मंत्रालय देश का इनके पास रहे ताकि बजट एलोकेशन में जो आंध्रा या बिहार के लिए ज़रूरत है वो उसको पूरा कर सकें। अब ऐसे में गुजरात, मध्य प्रदेश, इन राज्यों को नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी के पर कतरने का ये काम करेंगे। तो बीजेपी नहीं चाह रही है इनको ये महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज देने का। महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज में वित्त इसलिए महत्वपूर्ण और हो जाता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही एक ऐसा विभाग आता है जिसके दम पे भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करती है पिछले 10 सालों से, और वो है ईडी। ईडी का वित्त मंत्रालय में आना बहुत कम लोग जानते हैं, और इसीलिए वित्त मंत्रालय पे जोर दे रहे हैं ये दोनों राजनीतिक दल, जिनकी बैसाखियों पर मोदी जी की सरकार बन रही है। अब उन्होंने अपनी दादागिरी शुरू कर दी है और ऐसे अड़ंगे अड़ाए हैं जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक बड़ा विषय होगा कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। और सूत्रों से जो अखबार लिख रहे हैं वो ये भी लिख रहे हैं कि बीजेपी ने मना कर दिया है कि वो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज खुद रखेगी। मतलब ये है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी सुनने में आता है कि भाजपा छोटे छोटे राजनीतिक दल जिनके पास एक दो सदस्य सांसद हैं या निर्दलीय सांसद हैं, उन पर डोरे डालने का काम कर रही है, कैसे भी उनको लाके बहुमत छू ले ताकि ये दोनों से परेशानी से मुक्ति मिल जाए, जो असंभव है। 40-50 सीटें कम है बीजेपी की बहुमत से। अच्छा, टीडीपी को बीजेपी देना नहीं चाहती है स्पीकर का पद, क्यों नहीं देना चाहती है वो भी समझ लीजिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी
तेलुगु देशम पार्टी जो है उसी के चंद्रबाबू नायडू की ही पार्टी के सदस्य स्पीकर के पद पर बैठे हुए थे और उन्होंने शायद उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो बन गए थे वो सांसद भी थे। बीजेपी का कहना था कि इनको अनुमति नहीं दी जाए वोट डालने की, क्योंकि वो वोट डालेंगे बीजेपी के खिलाफ, और मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन स्पीकर जो टीडीपी के थे उन्होंने अनुमति दे दी और एक वोट से ही जो सरकार गिरी थी अटल जी की गिरी थी। तो ये भास्कर ने लिखा भी है कि इतिहास में 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पर स्पीकर ने खेल कर दिया। पहली थी 1998 की बात है, केंद्र में अटल बिहारी के नेतृत्व में दूसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनी थी। इस सरकार में सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी भी थी। स्पीकर के पद पर टीडीपी के नेता जीएमसी बालयोगी थे। डीएमके ने अटल सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। इसके बाद स्पीकर सर्वा बन गए। कुछ लोगों ने देखा कि स्पीकर ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल एस गोपालन की तरफ एक चिट बढ़ाई। गोपालन ने उस पर कुछ लिखा और उसे टाइप कराने के लिए भेज दिया। उस टाइप हुए कागज़ में लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी द्वारा दी गई रूलिंग थी, जिसमें कांग्रेस सांसद गिरधर गोमांग को अनुमति दे दी थी, जो कि लगभग, जहां मेरी जानकारी है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए थे वोट डालने की। उन्होंने वोट डाला, बीजेपी के खिलाफ डाला और अटल जी की सरकार वहां गिर गई। ऐसे में जो डर है, एक अनएथिकल अलायंस है जिसमें दोनों तीनों पार्टीज एक दूसरे पर भरोसा करने में बहुत कुछ सोच रही हैं। अच्छा, मैं आपको सुनाता हूँ एक और किस्सा। आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, 2019 की घटना है, लोकसभा चुनाव के आसपास की। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद या पहले टीडीपी के तेलुगु देशम पार्टी के 4 राज्यसभा सांसद थे, जिसमें सीएम रमेश भी थे और 3 भी थे, जिन पे रोजाना की रेड्स बढ़ रही थी, ईडी की, आईटी की, और उनको परेशान किया जा रहा था। आखिरकार टीडीपी के 4 सांसदों ने अपना दल बदल करके संसदीय दल को बीजेपी में विलय कर दिया। संसदीय दल का टीडीपी के सारे सांसद भाजपा के हो गए और दल बदल कानून भी लागू नहीं होता है क्योंकि सब चले गए थे। बीजेपी टीडीपी का पूरा राज्यसभा का संसदीय दल लेके उड़ गई थी। 4 साल 5 साल पहले की बात है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी सीजन पॉलिटिशियन है, वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और बीजेपी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अब ये दोनों के साथ बीजेपी जाएगी नहीं जाएगी, इन बैसाखियों में दरार आ रही है, टूट रही हैं, दूसरे घटक दलों की तलाश में है, जो भी है, पर मुश्किल बड़ा बीजेपी का सफ़र हो गया है। और अभी मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक रीच पहुँचे, लोग थोड़ा देखें। लाइव टीवी पर जो कंटेंट हम बना रहे हैं आप तक वो पहुँच ही नहीं रहा है, तो आप उसको जितना देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तब वो पहुँचेगा। अब एक और विषय खड़ा हुआ है बीजेपी के लिए मुसीबत। बीजेपी अपने कोर एजेंडाज पे काम ही नहीं कर सकती है जो नफरतबाजी के हैं। जनता दल यूनाइटेड हो या फिर तेलुगु देशम पार्टी हो, इनके विचार बीजेपी से बहुत अलग हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि मोदी की हैट्रिक, लेकिन सत्ता की चाबी नीतीश नायडू के पास। जातिगत जनगणना, मुस्लिम आरक्षण का दबाव बनाएंगे, धरा रह जाएगा बीजेपी का कोर एजेंडा। मुस्लिम आरक्षण को लेकर, जातिगत जनगणना के बारे में स्पष्ट नीतीश कुमार जी की राय। बीजेपी साथ नहीं आई, पर उन्होंने बिहार में करा दिया था जब वो कांग्रेस के महागठबंधन में आरजेडी के साथ थे। और अब जातिगत जनगणना के लिए नीतीश कुमार दबाव बनाएंगे। दूसरा है मुस्लिम आरक्षण। चुनाव से पहले ही चंद्रबाबू नायडू जी ने आंध्रा में ऐलान कर दिया था कि सत्ता में आएंगे तो 4% मुस्लिम आरक्षण देंगे, जिसका विरोध अमित शाह जी करते आए हैं। और मुझे लगता है अमित शाह जी भी अब गृह मंत्री नहीं बन पाएंगे। अब बीजेपी के लिए आगे क्या होगा, कितना मुश्किल होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।